चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज हम लोग। तो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे और एक बार के लिए अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को दो तीन चीज इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आता है तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन से ये बात को एनालाइज करना है कि जो गिवन डाटा है, मेरा जो डाटा है, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी, सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे that each stack has the same number and they take up to the least area. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? अब मेरा बात समझिएगा कि क्वेश्चन आपको बोलता है कि अब क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको एनालाइज करना है कि जो मेरा आंसर आना चाहिए बच्चा, वो जो गिवन डाटा है उससे वो ज्यादा होगा या उससे वो कम होगा। अगर कम होगा तो आपको निकालना है एचसीएफ। अगर वो गिवन डाटा से आपका आंसर ज्यादा होने वाला है तो आपको निकालना है एलसीएम। ये बात का आपको समझ बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। क्लियर है? अब 420 और 130 का मुझे एचसीएफ निकालना था, तो 420 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 420 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए और 130 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू अब कभी भी आपको इसको इस तरीके से मत एक्सप्रेस करिए, इसको हमेशा एक्सप्रेस करिए ना पावर फॉर्म। 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 1 इंटू 7 इंटू 5। इससे आपको चीजें समझने में आसानी रहेगी और एचसीएफ और एलसीएम निकालने में भी आसानी रहेगा। 130 को क्या एक्सप्लेन करें? राइट। तो अगर मैं एचसीएफ देखने के लिए जाऊं तो एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन है, सबसे पहले देखना है कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, और इन दोनों में सबसे कम पावर किसका है? 2 का कम पावर क्या है? मिनिमम पावर 1। 5 का मिनिमम पावर क्या है? 1। तो इनका एचसीएफ क्या होने वाला है? 10। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मुझे 10-10 बर्फी का बनाना पड़ेगा। राइट? ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो आपसे पूछा था कि भैया कितना व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, हर एक स्टैक में कितना बर्फी रखेंगे या बादाम बर्फी रखेंगे? तो आपको 10-10-10-10 रखना पड़ेगा ताकि सब कुछ बराबर रहे। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी 2 मिनट का पॉज लीजिए और क्वेश्चन को स्टार्ट करिए बनाना खुद से। अब वापस से क्वेश्चन जब हम लोग पढ़े कि भैया एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें जो 616 मेंबर है, मार्च करना है बिहाइंड एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर का वो बैंड है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? कितना कॉलम्स को मुझे अरेंज करना है, कितना एक कॉलम, कितने मैक्सिमम कॉलम्स हम बना सकते हैं। राइट? यूजिंग द टू नंबर्स दैट इज 616 एंड 32 मेंबर्स। तो आप इस मैक्सिमम को देख करके अपना डिसीजन मत लीजिए कि भैया मैक्सिमम निकालना है तो एलसीएम निकाल देते हैं क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए। नहीं, आप ये हमेशा से सोचिए कि जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या 616 और 32 से ज्यादा होगा? तो आपका रीजन आएगा कि नहीं भैया कॉलम्स तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कॉलम्स उस नंबर गिवन डाटा से बड़ा नहीं हो सकता है तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा 616 का और 32 का। 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे? 2 पे पावर कितना? 3, 7 इंटू 11। 32 का पावर 2 पे पावर। एचसीएफ निकालना है अगर तो आपको लिखना है कॉमन चीज क्या है? 2, और इसका लीस्ट पावर क्या है? 3, जिसके वजह से आंसर क्या आ रहा होगा कि भैया 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। क्लियर? एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक आपसे एक और पार्ट पूछा जा सकता था जो कि पूछता भी है जनरली, और बट बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए कि 10 तो आप बनाने वाले, हर स्टैक में आप 10 बनाने, टोटल कितने स्टैक बनेंगे? हाउ मेनी आर द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, और कितने भी स्टैक्स टोटल बन रहे होंगे वो भी बता दीजिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये पता चल गया ना कि एक स्टैक में कितना रहने वाला बर्फी? 10। तो टोटल बर्फी आपके पास कितना है? काजू बर्फी कितना है? काजू बर्फी है टोटल 420, और इसको कितने में बांटना है? एक स्टैक में कितना रखना है?
10 रखना है, तो टोटल कितने स्टैक बन रहे होंगे? 42 स्टैक्स बनेंगे काजू बर्फी के, और बादाम बर्फी के कितने बनेंगे? 130 है, और उसमें हर एक स्टैक में 10 रखना है, तो टोटल कितना बनेगा? 13। टोटल स्टैक आपसे अगर पूछा है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे और आप इसका आंसर बताएंगे कितना? 55। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि अगर आपसे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा तो कई बार पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक, कभी बुक से पूछ दिया, कभी काजू बर्फी से पूछ दिया, कभी आप पेन से पूछ दिया, कभी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ दिया, ये पूछा जाता है कई बार। तो एचसीएफ निकाल करके आपको इन दोनों को ऐड, अच्छा कई बार आपका क्या होगा कि अगर आप ऐड करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप कर सकते हैं ऐड करके भी डिवाइड, लेकिन आपको इंडिविजुअली निकाल करके आप करेंगे तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा चीजें इजी रहेगा। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे बता पाएंगे, मतलब एग्जामिनर को आप बता पाएंगे कि भैया काजू बर्फी का इतना स्टैक है, बादाम बर्फी का इतना स्टैक है, तो टोटल इतना स्टैक बन रहा है। बट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके अपने एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टैक पूछ देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि टोटल नंबर ऑफ, कई बार एचसीएफ पे ही छोड़ देता है, कई बार क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता है और पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स भी कितने बनेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो चीजें आपके लिए एकदम सॉर्ट आउट रहेगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या बोला? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है ना? 6 को आपको एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करेंगे? 2 into 3, और 72 को क्या एक्सप्लेन करेंगे? 2 into, चलिए 72 को एक बार के लिए एक्सप्रेस कर लीजिए। 2 36, 2 पे पावर 18 एंड 2 9 3, 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, राइट? ओके ओके। एक 20 को अगर आप एक्सप्लेन करना रहा तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। 2 60, 2 30, 2 15, 2 पे पावर 3, 3 into 5। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। कॉमन चीजें सब में क्या है? 2 इज द कॉमन थिंग एंड ऑल्सो 3। इसमें भी 2 है, 2 3 है, 2 है, 3 है, 2 है और 3 है। आप लेकिन लीस्ट पावर कहां पर है? 2 का लीस्ट पावर क्या है? 1। 3 का भी लीस्ट पावर क्या है? 1। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा? 6। अब एलसीएम लेने के लिए आपको देखना, तो सबसे पहले कॉमन तो देखना ही है। कॉमन क्या है? 2। कॉमन क्या है? 3। अब अनकॉमन क्या है वो भी देख लीजिए। अनकॉमन क्या है? 5। ये लिख दिया। एलसीएम में सिंस की नंबर हमेशा नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है, इसीलिए जो हाईएस्ट पावर है वो आपको लेना। हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 3, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, जो भी आप कैलकुलेट करके लेकर के आएंगे। तो कितना आएगा रहा है ये? 360। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म पे आएंगे आपको ये भी बता देते हैं। कई बार इसका आपको फैक्टर ट्री बना करके दे सकता है और आपसे मिसिंग नंबर ए और बी की वैल्यू को भी पूछ सकता है। अगर आपको एक्सप्रेस करने के लिए आता है प्राइम फैक्टर के ट्री पे तो वहां से भी आप निकाल लेंगे, इसलिए मैंने स्पेशली आपसे पूछा है। अच्छा प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर ट्री लिख दीजिए, इसको प्राइम फैक्टर ट्री लिख दीजिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ट्री कैसे बनता है? 5005, इसको एक्सप्लेन करते हैं 5 से, राइट? और यहां पे क्या लिखेंगे? 1001। अब आगे कुछ और हो रहा होगा क्या? 11 से? हाँ चलिए एक बार के लिए देख लीजिए। 11 9, ठीक है, 11 9 99 और ये 1। अब ये 13 और 7। अब आप हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही ऊपर वाला नंबर है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही, हाँ है ना?
और देखेंगे इसका जो आपका पास अब जो प्राइम फैक्टर्स बोला है, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या क्या हो रहा होगा, 5 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, हाँ है ना। आप चाहते तो इसको टेक्निक से क्या यूज कर सकते थे, 5 यहाँ उतरा 5 इधर भी, जिसको आप नहीं ब्रेक कर रहे हैं उसको एज इट इज नंबर पे खाली उतार दीजिए, 5 इधर, अब 11 ब्रेक नहीं हुआ था तो 11 इधर भी, तो नीचे के सारे नंबर्स आपके प्राइम फैक्टर है, 5 11 13 और 7। 7429 को देखिए, कैलकुलेशन का दिमाग खोला ना थोड़ा सा ये, ठीक है, 7429 भी खोल रहा होगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, 3 से करके देखें, 7 और 4 11 प्लस 2 13, 13 और 9 22, तो सम ऑफ डिजिट से चेक कर लेते हैं, तो भैया 22 2 प्लस 2 4 होता है, तो भैया 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 7 से करके, अच्छा अब अगर सम ऑफ, तो सबसे पहले हम लोग का कौन कौन सा नंबर कट गया, 2 तो कट गया, क्यों, क्योंकि नंबर इवन नहीं है, 3 कट गया, समझ में आता है, 4 कट गया, क्यों, इवन नहीं है, 5 क्यों कट गया, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है, 6 क्यों कट गया, क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं है, अब 8 क्यों कट गया, क्योंकि 2 से नहीं है, ठीक है, अब 9 क्यों कट गया, क्योंकि सम ऑफ डिजिट नहीं है, राइट। इसमें से एक नंबर खाली मेरे पास क्या बच गया, 7, तो एक बार के लिए 7 से जरा सा चेक करके देखें, तो 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से क्या चेक करेंगे, 7 1 जार 7, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये आपका 7 से भी डिविजिबल नहीं होकर के आ रहा है, राइट, तो भैया 7 भी कट गया। अब अच्छा, अब जैसा देखिए, 9 प्लस 4 13 और 7 प्लस 2 9, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस को चेक कर लीजिए, 9 प्लस 4 13 और 7 प्लस 2 9। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, 121 लीजिए, अल्टरनेट डिजिट को पकड़िए, 1 प्लस 1 2 और माइनस 2, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 अगर आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो सेम काम मैंने इस पे भी कोशिश किया, 9 प्लस 4 13 और 7 प्लस 2 9, तो 13 माइनस 9 4, भैया 11 का मल्टीपल या 0 नहीं है, जिसकी वजह से ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 11 भी खत्म हो गया, 12 से तो चेक नहीं करेंगे, 13 से चेक करें, करके देखिए, 13 से जल्दी बताइए, 13 13 चौक 72, 22 आएगा, और 22 पे 13 1 जा 13, 13 26 तो नहीं जाएगा, 13 जाएगा, और 22 के लिए 9 बचेगा 99, तो 13 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा ना। अब जब 13 से नहीं जाए तो उसके बाद आपको जो दूसरा चेक करना है 17 और 19, यही चेक करना है, जितने भी आपके पास वो नंबर है, क्या कहते हो आप, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हम लोगों ने 13 पे चेक किया, अब 13 का डायरेक्टली कहां चेक करने के लिए जाएंगे, 17 पे, तो 17 पे पहले चेक करो, 17 पे चेक करो, 17 17 चौक 64, राइट, सॉरी 68, हाँ 17 4 68, तो कितना आ गया इधर से 62, राइट, तो 13 पंचे कितना हो गया ना, 17 से 437, अब 437 को चेक करो, क्या 17 से जा रहा है क्या, क्या 17 से जा रहा है, 17 से नहीं जा रहा ना, अब 19 से चेक कर लो, 19 दूनी 38 57, गया ना, हाँ कितना बार में, हाँ 23 टाइम्स में, राइट, तो अब नंबर इसका क्या, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, 17 गुना 19 गुना 23, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हमको आ ही रहा है, बट मेरे सीरीज में अगर ये क्वेश्चन है तो ये आपको नॉर्मल फैक्टर ट्री बनाने के लिए मैंने नहीं दिया है ना, थोड़ा दिमाग चला, फैक्टर ट्री पे भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और आपको इन नंबर से चेक करना पड़ सकता है, मेरा पर्पस अभी आपको ये सिखाना था लास्ट मोमेंट पे, है ना, कि अगर ये तरीके का क्वेश्चन आ गया कैलकुलेटिव
तो आपको प्राइम नंबर्स को हिट करना है। वो प्राइम नंबर जो जनरली है वो 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 19 तक हार मत मारना। ठीक है, 19 तक एटलीस्ट चेक करना और एक लास्ट चेक कर लेना 29, 23 और 29, इसके बाद फिर रुक जाना। ठीक है, 23 और 29 इसमें के बीच में तुमको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अब गिवन दैट एलसीएफ ऑफ दिस इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। तो हम लोग को मालूम है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना। चलिए एक बार के लिए खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम लोग को करना क्या था, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो गया 657, ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो गया। मल्टीप्लाई किसे करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो कि आपको निकालने के लिए बोला गया। हाँ या ना? तो 306 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब मैं इस बात से कंफर्म हूं कि सर 9 ना दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर का वो क्या है, एचसीएफ है। हाँ या ना? तो कभी भी इन दोनों को कैलकुलेट करके आप अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, वो समय वेस्ट होगा आपका। आप डायरेक्टली इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट इस तरीके से लिखिए और 9 से डिवाइड करिए, और जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको फाइनल कैलकुलेशन करके आप अपना एलसीएम बता सकते हैं। जो कि आपका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चा, ये। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कभी ये 5 के पावर पे आएगा, कभी ये 3 के पावर पे आएगा, है ना। और आपसे पूछेगा कि भैया कि ये डिजिट 0 पे एंड करता है या नहीं करता है। तो एक बार के लिए खुद से अटेम्प्ट करके देखिए जल्दी से। इसको स्टार्ट करते। देखिए 6 पे पावर n लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पे पावर n, राइट। और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। और टू एंड विद द डिजिट 0 आपको फैक्टर्स किसके टर्म्स में चाहिए, कंपलसरी है। बाकी क्या है क्या नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। दो चीजों का होना अनिवार्य है, एक चीज भी होगा तो उससे बात नहीं बनेगी। दोनों चीज का होना जरूरी है। वो दोनों चीज क्या है, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, ये दोनों चीज का होना अनिवार्य है। और जहां पर इसमें एटलीस्ट n और m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। हाँ या ना? यहाँ पर आप सिंस की यहाँ पर n ऑलरेडी एक वेरिएबल यूज है, तो आप इसको a और b कह सकते हो। तो यहाँ पे एटलीस्ट a और b का कितना वैल्यू होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है, तभी जाकर के डिजिट 0 से एंड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर n है और 3 पे पावर n है। तो 2 की तो अवेलेबिलिटी है, बट 3 की अवेलेबिलिटी, सॉरी 5 की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए तुमको बोला था फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एनी नेचुरल नंबर n का मतलब क्या हो गया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर 0। अगर नंबर 0 भी हो जाएगा तो भी अपना काम नहीं बनेगा। अगर पावर क्या हो जाए, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अच्छा ये सर ये भी तो पॉसिबल है, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 0, नहीं। इसीलिए आपको बोल रहा है क्या, n शुड बी अ नेचुरल नंबर, वेयर हियर a एंड b मस्ट बी एनी नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? तभी जाकर के डिजिट 0 से एंड करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? कोई डाउट है प्रियांशु? मैंने बोला बच्चा कि लेट से कि 2 पे पावर a और 5 पे पावर b ये जब होगा तभी जाकर के डिजिट 0 से एंड करेगा। हियर a एंड b मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर वो होल नंबर से बिलोंग करने लग जाएगा तो b की वैल्यू 0 भी रखी जा सकती है ना, क्योंकि होल नंबर में तो 0 आता है। अगर इसमें से कोई भी पावर अगर 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 व्हिच मींस 1, है ना। बेस वैल्यू खाली 0 नहीं होनी चाहिए, रेस्ट एनीथिंग रेज टू द पावर 0 विल बी 1। हाँ या ना? तो भैया तो वो 1 हो जाएगा, तब तो उससे अपना काम नहीं चलेगा। तो हियर ए और बी क्या होना चाहिए, कंपलसरी नेचुरल नंबर। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। सीबीएसई है, कुछ भी पूछ सकता है और बड़ा स्मार्टली पूछ सकता है। क्या पूछ लेगा कि अगर मान लेते हैं 2 पे पावर a एंड 5 पे पावर b टू एंड विद अ नंबर 0 डिजिट मस्ट बी n, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। अब तो बोलो सर रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं बोलूं रैशनल नंबर 5/2 है तो, और रैशनल नंबर 1/2 है तो
रैशनल नंबर, बिल्कुल 0 इज अ रैशनल नंबर, 1 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, हाँ या ना? तो फॉर एग्जाम्पल होल नंबर भी 1 2 3 4 5 6 ऑल आर होल नंबर, बट होल नंबर में एक और नंबर आ जाता है जो कि नहीं हो सकता है, वो है 0। तो रैशनल नंबर का रेंज बहुत बड़ा है, उसमें से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि नहीं हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा जिसका नंबर है, नाम है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ए और बी, नॉट इवन इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स के फॉर्म पे अगर मैं तुम्हें z प्लस मार्क कर दूं तो अब हो सकता है। z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, z माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? नहीं आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आता है, निगेटिव इंटीजर्स में भी 0 नहीं आता है। 0 को न्यूट्रल के तौर पे कंसीडर किया जाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। z प्लस मीन्स नेचुरल नंबर। क्लियर है? चलिए, अब इस तरीके के भी क्वेश्चन को एक बार के लिए देख लीजिए। अब एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, राइट? अब आपको बोला है कि प्रूव करने के लिए आर कंपोजिट नंबर्स, फाइंड एक्सप्लेन व्हाई, क्यों कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स होता क्या है। प्राइम नंबर, नंबर्स आर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर हो सकते हैं, नंबर इटसेल्फ और वन। दूसरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं कि नंबर आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। कौन कौन से हो सकते हैं वो दो फैक्टर? भैया एक तो वन हो गया, नंबर इटसेल्फ हो गया, उसके अलावा कोई भी एक फैक्टर अगर उस नंबर का है तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इसी वजह से वन को हम लोग कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? दो। कंपोजिट के लिए दो से ज्यादा, हाँ या ना? अब इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन में पता चला यही क्वेश्चन सिर्फ करके आप आ रहे हो। तो लॉजिक क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखो 13 प्लस 13 लिखा हुआ है, गलती नहीं की गई है, ये क्वेश्चन है, राइट? तो इन सब से कॉमन लिया जा सकता था 13, राइट? और अंदर लिख सकते थे 7 गुना 11। अब 13 तो कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ पे तो यही बच गया, और प्लस 1। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 77 प्लस 1 78। तो ये एक नंबर ये है, बोलो हाँ या ना? अब यहां से अगर आप देखो तो यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता था? 5, हाँ या ना? तो इधर क्या बचेगा? 7 प्लस 6, सॉरी 7 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। बोलो हाँ या ना? इसको करोगे तो अब यहां पर क्या बोलने वाले हो? 7 इंटू 6 42। अच्छा, तुमको करना है तुम वो कर लो, और नहीं करना है तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। 78 को क्या लिख सकते हैं? बोलो। अरे इसको, इसका और प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 78 का, करो जल्दी से। 26 दो से कर दो, 39 इंटू 2, 13 इंटू 3 इंटू 2, 2 ना जी? ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, राइट? अब इधर जरा सा देख लें, तो इधर आपको देखिए 7 6 42, 42 इंटू 4, इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है बताइए जल्दी से? अरे बता दीजिए। 168 टोटल आ रहा है, 168 प्लस 1, 168 प्लस 1 169 आएगा। आ रहा है क्या? नहीं, ज्यादा ही आ रहा है। 168 इंटू 6 ये करना रहेगा, राइट? 108 1008 और प्लस ऑफ 1 1009, ये नंबर आ रहा होगा आपका। तो आप इसको जरा सा स्प्लिट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1009 को जरा सा स्प्लिट करिए जल्दी से। 13 से ही एक्सप्लेन कर दीजिए, 13 से एक्सप्लेन हो जाएगा। 2 इंटू 1009, 11 इंटू 91, और 91 को एक्सप्लेन करेंगे तो 13 इंटू 7, हाँ या ना? अब जरा सा समझिए, मैं इन दोनों नंबर को क्यों बोल रहा था, मुझे इतना करने की आवश्यकता भी नहीं था, मैं आपको बता देता हूं। इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2, हाँ या ना? एक फैक्टर तो ये हो गया 13 का स्क्वायर,
इंटू 3 इंटू 2, हाँ है ना। तो ये जो भी नंबर है इसके भैया मोर देन 2 फैक्टर्स है, ये जो भी नंबर है इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। और आप चाहते आप यहीं से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते थे, यहीं पर से, क्या कि भैया ये जो नंबर है इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है। नंबर इटसेल्फ और 1 तो है ही, इसके अलावा में एक 5 भी फैक्टर है, यहीं पर ये एक्सप्लेन हो गया था। अगर हम चाहते तो हम यहां पर से भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि ये जो भी नंबर है ये नंबर इटसेल्फ का फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, हमको इसके अलावा एक और फैक्टर सिर्फ बताना था। वो एक फैक्टर कौन सा हो गया? 13। इधर कौन हो गया? 5, जिसके वजह से नंबर कंपोजिट है। तो हम चाहते नहीं तो हम ये काम नहीं भी करते तो ऊपर भी मेरा काम हो जाता। हमको सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि नंबर्स आर हैविंग अ फैक्टर, तो ये नंबर इटसेल्फ अपना एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 2 तो फैक्टर है ही है, और तीसरा फैक्टर एक 13 है इस नंबर का, और इसका 5 है। ये एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा और ब्यूटी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अब क्वेश्चन देखें, सर्कुलर पाथ है। अनन्या टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Arya takes 12 minutes for the same. Suppose they have both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again meet again at the starting point? क्या बोला क्वेश्चन? अगर मैं समझूं तो मुझे बोला गया कि भाई 3 दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त है? 2 दोस्त है, अनन्या और आर्या। एक को 18 मिनट लगता है और एक को 12 मिनट लगता है चक्कर लगाने में, वापस से एक ही जगह पर आने में, राइट। तो दोनों लोग कितने देर के बाद एक दूसरे से मिल रहे होंगे? तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक ही चीज सोचना है, अगर वो एक बार को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है, तो दोबारा मिलने में तो जो समय है वो नंबर से कम तो नहीं होगा, वो नंबर से ज्यादा होगा, जिसके वजह से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। कई बार जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से आते हैं, जैसे कि ये हम लोग दौड़ रहे थे सेम डायरेक्शन में, राइट। कई बार क्वेश्चन बोला जाता है अपोजिट डायरेक्शन में लोग दौड़ने लग जाते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई लोग दौड़ेंगे तो उस दौरान क्या होगा? किसी को अगर 12 मिनट लग रहा है, किसी को अगर 18 मिनट लग रहा है, तो अब एक दूसरे से जो मिलने का जो समय होगा वो समय क्या 12 और 18 से ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली है कि कम होगा। जब कभी भी कम हो जाएगा तो उस केस पे क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि रनिंग वाला जो क्वेश्चन है, रनिंग वाले सब क्वेश्चन में सर एलसीएम निकालने से ही काम हो जाएगा, नहीं। द लॉजिक थ्रू आउट द पीरियड रिमेन्स द सेम। एक ही लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि जो गिवन नंबर है मेरा आंसर उससे ज्यादा आ रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, गिवन नंबर से अगर मेरा नंबर कम आ रहा है तो मुझे एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? चलिए इसका क्या आंसर आएगा? 36 मिनट्स इसका आंसर आ रहा होगा। चलिए बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए, LCM and HCF of the following pair of the integers and verify the LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। इजी क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को पेपर में बहुत हाई चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए चाहे सब्जेक्टिव में 2 नंबर को कहीं नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए इसको कर लीजिएगा। इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और उन दोनों को उसके बाद एलसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ 26,91 का कितना? एलसीएम 26,91 का कितना? कितना है? इसका है 13 और इस 182। इसके बाद क्या देखना है वेरिफिकेशन में? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा किस? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। कोई दिक्कत? चलिए बढ़े आगे। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो प्राइम फैक्टर्स को दिखा करके नंबर का पावर को लगा करके ही निकालिएगा। चलिए, क्या है इसका एचसीएफ? एचसीएफ और एलसीएम।
अच्छा देखिए यहाँ पर जो नंबर है ये तीनों नंबर कैसा नंबर लिया गया है, प्राइम नंबर, तो उसका हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका एलसीएम 113, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, इससे ज्यादा और क्या बोले। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस पैटर्न पे जरूर आएगा, आइदर टू प्रूव रूट टू, आइदर टू प्रूव 3 + 2 √2, आइदर टू प्रूव 1/√2 और समथिंग एल्स, बट ये क्वेश्चन आएगा जरूर कि अभी तक से बेसिक का ट्रेंड यही कहता है, उसके अकॉर्डिंगली लगता है कि ये क्वेश्चन इस साल भी आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए नहीं दिखा तो इस क्वेश्चन के जो इनर कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट से भी बहुत चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए असर्शन और रीजन में। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो लास्ट पेपर में डिस्कस किया था कि हम लोग बोलते हैं ना, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को कैसे प्रूफ करना है, स्टार्टिंग से एक बार के लिए देख लेते हैं ताकि आपको भी चीजें रिकॉल हो जाए एक बार के लिए। 3 + 2 √2 को हम लोग को क्या बोलना है, रैशनल नंबर बोलेंगे कि भैया a/b के फॉर्म पे इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। फिर हम लोग बोलेंगे कि 3 = a/b - 2 √2, हाँ है ना। अब यहां पर बोला जा सकता था कि 3 एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल माइनस इरेशनल हमेशा एक रिजल्ट क्या देता है, इरेशनल। लेकिन ये तब आप बोलेंगे जबकि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, तब आप बोल सकते हैं। नहीं तो आपको 2 √2 को सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ता, एक इरेशनल नंबर। उसको कैसे प्रूफ करते, तो हम लोग बोलते लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, हाँ है ना। तो √2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x/y। अब a/b नहीं बोल सकते थे क्योंकि a/b ऑलरेडी यूज कर चुके थे। और यहाँ पे बोलते हैं कि x और y हियर क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि √2 के नीचे में क्या है, 1 है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 एज अ फैक्टर है और उसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड 2 = x² / y²। अब यहीं से कहानी चालू होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इस पे से क्वेश्चन आता है कई कई बार असर्शन x² / 2, इसी जगह पर से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, x², कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उस वो नंबर का अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट मतलब नंबर इटसेल्फ भी सेम प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट यहीं पर अप्लाई होता है। क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सिंस x² इज डिविजिबल बाय 2, therefore x is also divisible by 2। x भी भैया 2 से डिविजिबल है। ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया जो 2 है वो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। यहां पर अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप ये बात को बोल नहीं सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सर तो x/2 भी कोई ना कोई वैल्यू तो देगा के, हाँ है ना। तो हम लोग बोलते हैं सर x = 2k, तो x² का वैल्यू कितना है, 4k²। अब बोलते हैं इसको तो 1 में पुट कर दीजिए, इसको क्या करिए 1 नंबर पे पुट कर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो y² = 4k² / 2। तो y² / 2 = k²। अब वापस से यहां पर सेम बात बोलते हैं कि y² किससे डिविजिबल है, 2 से, तो y भी 2 से डिविजिबल होगा। अब बोल रहे हैं सर x भी 2 से डिविजिबल है और y भी 2 से डिविजिबल है और आपने माना है कि x और y तो को प्राइम है, तो भैया इसमें से कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा 2 कहां से निकल करके आ जा रहा है, जिसके वजह से हमारा सपोजिशन गलत था और हमने बोला कि √2 को एक रैशनल नंबर, अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू द राव कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल विल आल्सो बी अ इरेशनल, और ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज रिजल्ट्स टू इरेशनल। और हेंस कि हमारे राइट हैंड साइड पे एक रैशनल नंबर है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक रैशनल नंबर है और राइट हैंड साइड पे एक इरेशनल नंबर है, जो कि कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा सपोजिशन गलत था और ये नंबर इरेशनल नंबर है।
कई बार इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, रूट ए प्लस रूट बी का फॉर्म, रूट टू प्लस रूट थ्री को फॉर्म प्रूफ करने के लिए। तो रूट टू प्लस रूट थ्री को दे देगा तो दोनों को मत प्रूफ करने लग जाइएगा इरेशनल। रूट टू प्लस रूट थ्री को मान लीजिएगा ए बाई बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड में सिर्फ आपके पास एक इरेशनल नंबर मिलेगा रूट सिक्स, उसको प्रूफ करिएगा। रूट टू प्लस रूट थ्री को जैसे देखेंगे, रूट टू प्लस रूट थ्री को बोलेंगे ए बाई बी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करिएगा तो क्या मिलेगा, टू प्लस थ्री प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय, तो ये आ गया ना, फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय, इसी के फॉर्मेट पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रूट टू और रूट थ्री पे कैलकुलेशन करने मत लग जाइएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक काम करता है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए, हाँ या ना? सिर्फ और यहां पर m और n का कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, यहां पर m और n का कंडीशन है होल नंबर भी होगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों, या तो 2 पे पावर m होना चाहिए, या तो यही रहे सिर्फ, या तो सिर्फ यही रहे, और या तो ये दोनों रहे, ये कंडीशन है। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ और मिलता है तो आपके लिए परेशानी है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे 343 को आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, हाँ या ना? क्लियर है? और कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा ये कौन बताएगा? इन दोनों में से जिसका हाईएस्ट पावर किसका है यहाँ पे 2 का, तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और 5 विल टेल यू कि कितने डिजिट्स के बाद वो नंबर जाकर के टर्मिनेट कर जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है और दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। रियल नंबर में मुझे लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ कवर अप कर लिया है ना, जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे, जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते थे, सब कुछ कवर अप कर लिया। एक बार के लिए आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को कवर अप कर रहे होंगे। क्लियर है? आपको बोला इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट बहुत मिनिमम चांसेस है, बट लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यान दे लेंगे कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोस है। इस केस पे एक, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। इस केस पे 1 2 और इस केस पे 1 2 3 और इस केस पे। अब क्या यहां से देख करके इक्वेशन का डिग्री बताया जा सकता है क्या? कि फॉर एग्जांपल यहां पर 1 0 है, क्या इसका डिग्री बता सकते हैं क्या? नहीं, 1 0 है इसका मतलब कहीं से नहीं होता है कि इसका मैक्सिमम 1 0 निकला हुआ है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान लेते हैं कि जब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? 2, वो तो मैक्सिमम होते हैं, एक भी तो हो सकता है। ये रहा केस, तो तुम इसको देख करके कैसे लीनियर बोल दोगे? नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस को देख करके ये इलस्ट्रेट नहीं किया जा सकता है कि वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो? इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो वापस से पूछा था ग्राफ ऑफ द बिलोंग्स टू सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। वापस से सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने जीरोस? 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 कहां से? 2 ही है, 1 और 2 और इधर 3, ये 1 2 3 और 4, ये 2। क्लियर है? चलिए अब फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप हमेशा क्या है? सम ऑफ द जीरोस, तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होता है? माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाय ए। अब यहां पर जो साइन होता है वो साइन माइनस में क्यूबिक, जितने भी पावर अगर ऑड आएंगे, फॉर एग्जांपल क्यूबिक है
तो भैया प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाता है, ये सी होता है कांस्टेंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट बाई ए, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्यूबिक का डिग्री है तो क्यूबिक के केस पे यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। जब भी पावर इवन होगा तो प्लस फॉर्म में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पावर अगर ऑड रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निगेटिव में रहेगा। क्लियर है, हाँ या ना। अब कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समस्या है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2k प्लस 1। अब आदमी ने कह दिया कि 2k प्लस बस इसमें से 1 है मेरा कांस्टेंट, हो गया गड़बड़। ठीक है, कांस्टेंट आप उसको कहते हो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन जिसके थ्रू फंक्शन चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन किसके ऑर्डर में चल रहा है, यू के ऑर्डर में, तो यू से इंडिपेंडेंट जो भी चीज रहेगा, मतलब उसमें यू का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट 2k प्लस 1 क्या था, कांस्टेंट। क्लियर है, हाँ या ना। तो इन बात को ध्यान रखना। अब जैसे यहां पर इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, आप हड़बड़ा करके आंसर टिक मार दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करने की जरूरत है, रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे रीअरेंजमेंट में, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, 7/6, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा, -3/6 दैट इज -1/2। बोलो हाँ या ना। अब इसी के जीरोस को निकाल करके, जीरोस निकालने के क्या तरीका मालूम है, जनरल, पहले तो फैक्टराइजेशन ही है ना, या तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाँ है ना। कोई दिक्कत है इसमें, इसको देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते थे, 4u कॉमन ले सकते थे, तो क्या बच गया, u प्लस 2, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब अगर ये पॉलिनोमियल बोला इसका जीरोस निकालने के लिए, तो भैया 4u का वैल्यू 0 होगा, या तो u 0 होगा और या तो u का वैल्यू -2 होगा। तो सम ऑफ द जीरोस अगर आपको यहां से पूछेगा तो सम ऑफ द जीरोस आप क्या बोलोगे, -b/a, -b/a बोलने जाएगा तो -8/4, तो -2, देखो है यही है ना तुम्हारे पास जीरोस, इन दोनों का सम कितना, -2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज कांस्टेंट बाई ए, कांस्टेंट कुछ है नहीं है, मतलब 0 है, और बाई ए का मतलब, तो मतलब 0, देखो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट आ भी रहा है 0। क्लियर है, मैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपको एक बार के लिए सोचने पे मजबूर कर दे, आसान क्वेश्चन नहीं लेकर के आया। ठीक है, चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with the given number as the sum of the product of its zeros are this। अच्छा, सम और प्रोडक्ट जो है ये आपको गिवन है ना, गिवन नंबर एज द सम। अच्छा ठीक है, एक सम दे रखा है और एक प्रोडक्ट दे रखा है। मान लेते हैं अगर सम और प्रोडक्ट नहीं दिया रहता, यही दोनों को अगर जीरोस भी दिया रहता तो वो भी निकाल लेते। दो जीरोस गिवन है तो कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जो सम ऑफ जीरोस आएगा उसको विद साइन रखिए, यहाँ पे -5x आ रहा है तो -5 रखिए यहाँ पे, ताकि ये माइनस और वो माइनस प्लस बन जाए, है ना। सम ऑफ द जीरोस मान लेते हैं -5 आया तो यहाँ पे -5 रखेंगे, तो ये माइनस और वो माइनस +5 बन जाए। +5 आ रहा है तो सिंबल के साथ रखिए और उस सिंबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए। क्लियर है, बनना चाहिए। Find all the zeros of the quadratic polynomial if you know that two of its zeros are this। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, कहा गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लीजिएगा एक बार के लिए। आपको क्या बोला गया है कि अगर दो जीरोस जो है √2 और -√2 है, ठीक है, डिग्री कितना है 4, तो हम बोलते हैं सर अल्फा कितना हो गया √2 और बीटा कितना हो गया -√2, तो गामा कितना हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा मान लेते हैं एक को और एक को गामा मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 जीरोस मान लिया। अब सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सम ऑफ द जीरोस कितना है, सम ऑफ द जीरोस अब देखिए यहाँ पे,
सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस हमेशा मैंने आपको क्या बोला, क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो भैया माइनस बी बाय ए यहाँ से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस ऑफ माइनस 3/2, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब यहां से गामा और डेल्टा, आपके पास ये दोनों तो जीरो आ गया, तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू कितना, 3/2, बोलो हाँ या ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट बाई ए, डिग्री कितना है 4 है, तो भैया पॉजिटिव में रहेगा प्रोडक्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, -1, -2/2 इज -1, अल्फा का वैल्यू √2, इसका वैल्यू -√2, तो वैल्यू क्या बन गया, -2 अल्फा और गामा, अल्फा और डेल्टा, सॉरी गामा और डेल्टा, ये दोनों कट गया, तो गामा और डेल्टा कितना आ गया, 1/2। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ द जीरोस है, और तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, क्या तुम एक पॉलिनोमियल डेवलप कर सकते हो, हाँ सर डेवलप कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, x² माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, बोलो हाँ यार, एलसीएम ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यही पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट था जो कि अपने को चाहिए था, क्योंकि अब जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो मुझे रिमेनिंग दो जीरोस मिल जाएंगे जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रोसेस से क्यों बनाया, क्या समझाने की कोशिश की, ये समझिएगा। इस क्वेश्चन में था क्या, आपके पास ये दो जीरो था, करने अपने को क्या था कि भैया कि एक x का वैल्यू क्या है, √2 है, एक x का वैल्यू क्या है, -√2 है, तो इसके सिर्फ जीरोस क्या होंगे या फैक्टर क्या होगा, x -√2 कह दीजिए, और एक का फैक्टर x प्लस √2 कह दीजिए। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो क्या आता, x² -2। अब आपको इससे इसको क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, तो आपका जो क्वोशिएंट आता वो क्वोशिएंट आपका यही आता, और फिर उस क्वोशिएंट को क्या करना पड़ता, फैक्टराइज। तो मैं बोला कि इस पूरे प्रोसेस को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया इस प्रोसेस से। चलिए आगे देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस केस पे a माइनस बी है, a और a प्लस बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, a एंड b। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए क्योंकि आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये डिग्री 4 भी रहने दीजिए अब, और हम लोग अगला चैप्टर चालू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला दो चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिग्री 4 का आपको एक सिर्फ क्वेश्चन इस वजह से करा दिया कि क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, और साथ में उसने ये कह दिया है वहां पर लेकिन कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है कि एनसीईआरटी में है, तो कहीं अगर आ गया तो आपको एक प्रैक्टिस इस वजह से सिर्फ करा दिया, बचे हुए दो को छोड़ दिया, है ना। अब अगला चैप्टर हम लोग रिज्यूम करते हैं, चालू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम ही होगा, है ना। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया a1 by a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 by b2, और कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर जब लाई कर जाती है उसका कंडीशन क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, और पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 शुड नॉट इक्वल टू c1 by c2, हाँ या ना। अब इसमें एक चीज आता है बेटा, उस बात का खाली ध्यान रखिएगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब कंसिस्टेंट बोलेंगे तो मतलब सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किसमें किसमें होता है, इन दोनों में केस में सॉल्यूशन होता है, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में ओनली वन, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। इस बात का थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको एक टर्म देता हूं, वो आप करके आइएगा और मुझे बताइएगा कि एक होता है सर होमोलोगस इक्वेशन, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और फिर मुझे बताइएगा, और आप याद से मेरे से पूछिएगा कि होमोलोगस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या मैंने बोला, क्या नाम बताया मैंने इस इक्वेशन का, होमोलोगस इक्वेशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब
a1 by a2 and b1 by b2 find out whether the lines are represent the following equation intersecting at a point parallel or coincident. चेक कर सकते हैं हाँ या ना। तो इसमें से चेक किया क्या था पेयर ऑफ इक्वेशंस, a1 by a2 क्या आ रहा है, यहां से चेक करेंगे तो 6/2 दैट इज 3/1 और b1 by b2 को चेक किया तो -3/-1। नंबर को हमेशा सिंबल के साथ लिखते हैं, ठीक है। c1 by c2 को चेक किया तो 10/9 जो कि बराबर नहीं है, तो हम लोग बोले a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो किस लाइन का केस है, इज द केस ऑफ अ पैरेलल लाइंस, हाँ या ना। चलिए बढ़ते आगे, इसको कंपेयर किया। अब कंपेयर करते समय एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि सब कुछ को एक बगल लेकर के आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे 11 है तो -11 कर लीजिए, -22 है तो +22 कर लीजिए, क्लियर है। इधर भी +14 है तो -14 कर लीजिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब एलसीएम क्या ले लीजिए, 6 ले लीजिए। जब एलसीएम 6 ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये 9x + 10y इज इक्वल टू 42। तो इसको कर लीजिएगा -42 इज इक्वल टू 0 और 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 into 3 will be 9x, राइट। हाँ, a1 by a2 को चेक करेंगे तो क्या बनेगा, a1 by a2 1:1 और b1 by b2 अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1:1 नहीं बनेगा, -1:1 बनेगा, हाँ या ना। अब c1 by c2 को जब आप चेक करेंगे तो -42 by -14 है, तो इसको क्या बनेगा 3:1। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू, तो भैया केस ऑफ अ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बोलो हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने चेक किया, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरा क्या है चेक करके जल्दी से बताइए। चेक किया आप लोगों ने, क्या चेक करेंगे, a1 by a2 कितना आ रहा है 1/2, b1 by b2 कितना आ रहा है 1/2, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक मिनट के लिए देख लीजिए इधर, अच्छा ये -1/2 आ रहा है, सॉरी ये -1/2 आ रहा है और -3y/6y ये भी -1/2 आ रहा है और c1/c2 इसको भी -11 करोगे और इसको +22 करोगे तो ये भी -1/2 आएगा। तो ये कैसा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग इक्वेशंस को फ्रेम आउट करेंगे कि और बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को सेम करना है, x या नहीं तो y के कोफिशिएंट को, जिसका कोफिशिएंट सेम हो जाए उसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। और सेम करने का प्रोसेस वगैरह मालूम है अपने को, ठीक है। फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ द अच्छा इस क्वेश्चन कभी भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है कि आप हमेशा ये देखो वर्ड प्रॉब्लम का हैक है, हैक ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर किससे हो रहा है ये फाइंड आउट करने का कोशिश करो। दूसरा निकालना क्या है उसको देख लो, ठीक है। पहला अगर किसी से कंपेयर हो रहा है तो उसको मान लो, बट किसी सेंटेंस में कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट चल रहा है, तो एट लास्ट देख लो कि निकालना क्या है, फिर उसको मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, कंपेयर किससे हुआ width से, तो let the width be w, width को क्या मान लिया w, उसके अकॉर्डिंगली लेंथ कितना हो जाएगा, width को w मान लिया और लेंथ को क्या बोल देंगे w + 4, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, width को w बोल दिए और लेंथ को 4 मीटर मोर देन इट्स width, width था मेरा w तो लेंथ हो गया मेरा w + 4। अब फाइंड द डायमेंशन, अब डायमेंशन ऑफ द गार्डन, अच्छा क्या बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का आधा, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। अब क्या कैसे निकाले, अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे 2 into l + b। अब l का वैल्यू क्या डालोगे, डालो w + 4 +
W। इसका क्या करना है, ये तो हो गया पेरीमीटर, इज इक्वल्स टू इसका, तो इसका हाफ लेना होगा ना, हाफ द पेरीमीटर इज 36। ये रहा पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ जिसका वैल्यू है 36। क्लियर है? एजम्पशन पार्ट पे ये तो सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा W का वैल्यू सॉल्व करने के बाद? 16, ये 16 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से तो, हाँ यही ठीक है, कोई दिक्कत? अगला पढ़ते हैं। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, नाउ व्हाट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18। तो किससे कंपेयर हुआ? स्मॉलर एंगल से। हाँ, तो स्मॉलर एंगल को क्या मान लें? x। तो भैया बड़ा एंगल क्या हो जाएगा? x प्लस 18, और इन दोनों का सम किसके बराबर? 180 के बराबर। बोलो हाँ या ना। यहां से सॉल्व करोगे तो x क्या निकल करके आएगा? 81 डिग्री। आपको बोला फाइंड देम, तो सिर्फ आपको x निकाल करके नहीं छोड़ना, आपको x प्लस 18 भी निकालना पड़ेगा। तो पहला एंगल तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल, और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? 99। तो भैया इन दोनों का सम देख लो कितना आ रहा है? 180 आ भी रहा है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रुपीज 3800। ठीक है, अब यहां पर देखो इस स्टेटमेंट में किसी से कंपेयर नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बैट्स को भैया बोल दो 7x और बॉल को बोल दो 6y। तो भैया 7 बैट का, एक बैट का कॉस्ट कितना ले लिए? कॉस्ट ऑफ 1 बैट। यही देखो, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल, जो निकालने बोल रहा था उसी को माने। कॉस्ट ऑफ बैट को क्या बोल दिए? x, कॉस्ट ऑफ बॉल को क्या बोल दिए? y। तो 7x प्लस 6y का वैल्यू 3800। 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 बैट का 3x और 5 बॉल का 5y का कितना? 1750। दो इक्वेशन आ गया। अब या तो इसको कितना बना दो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 7 और 3 का 21। ऊपर वाले को पूरे से 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को पूरे से 7 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करोगे x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना? y। तो भैया कॉस्ट ऑफ बॉल, ईच बॉल हो गया 50, कॉस्ट ऑफ ईच बैट हो गया, बस। कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। द टैक्सी जर्नी इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत संभावना है कि आपको पेपर में दिख ही जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, द टैक्सी जर्नी इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये जनरली भी आप देखोगे कि ओला वगैरह आप कर लीजिए या किसी से भी बात कर लीजिए, तो इनका क्या होता है कि बड़े बड़े जब शहर में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो आपको डिस्टेंस के हिसाब से सिर्फ बात नहीं करेगा। ठीक है, तो बोलता है कि इतना हम फिक्स चार्ज लेंगे, इसके ऊपर आपके रनिंग किलोमीटर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कितना किलोमीटर आप रन कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आप अपने जब गाड़ी को भी भाड़ा पे लेते हो तो वहां पर भी देखते हो 2000 रुपए से गाड़ी का भाड़ा हो गया, प्लस 10 रुपए के हिसाब से जितना किलोमीटर आप जाएंगे और आएंगे। हाँ या ना? तो वही बोला है। तो भैया कि फिक्स चार्ज को मान लेते हैं एफ। फिक्स चार्ज को क्या मान लिए? एफ। फॉर द 10 किलोमीटर चार्ज रुपीज 105, एंड फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज इज रुपीज 155। अब जरा सा मुझे बताओ कि 10 किलोमीटर के लिए तो एक फिक्स चार्ज तो लग ही रहा होगा, हाँ या ना? प्लस अगर हम जो वेरिएबल चार्जेस है उसको बोल देते हैं वी, वेरिएबल चार्जेस को क्या बोल देते हैं? वी। तो 10 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्जेस क्या लगा होगा? 10v। 10v प्लस एफ विल बी 105। बोलो हाँ या ना? फिक्स चार्ज प्लस 10v इज इक्वल्स टू 105। अब उसके बाद क्या बोला? फॉर अ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। तो क्या बोल रहा है? एफ प्लस इज इक्वल्स टू 155।
अब दोनों को क्या कर दो, क्योंकि फिक्स चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 5v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो v का वैल्यू, तो यह वेरिएबल चार्जेस कितना आ गया, 10 रुपए प्रति घंटा। क्या बोला है, फाइंड व्हाट इज आर द फिक्स चार्जेस। अब 10 का वैल्यू पुट कर दो, v का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो फिक्स का कितना आ जाएगा, फिक्स चार्ज ₹5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यूनिट का ध्यान रखिएगा, आपको हर जगह पे रुपीस वगैरह लिखना पड़ेगा। अब व्हाट हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू बाय अ ट्रैवलिंग चार्ज ऑफ ₹25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस 25 गुना 10 दैट इज 250 प्लस 5, तो 255। बोलो हाँ या ना। चलिए अगला देखते हैं। A fraction becomes 9/11, एक फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो let the fraction be, फ्रैक्शन को क्या बोल देते हैं, n/d, हाँ है ना। न्यूमरेटर में भी अगर आप कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, एंड डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। कितना ऐड करने पे, n plus 3 और d plus 3 को ऐड करने पे कितना बन जाता है ये, 5/6। तो एक एक्सप्रेशन आपका इधर से फॉर्म हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन आपका इधर से फॉर्म हो जाएगा। कितने अननोन है, 2 अननोन है, n और d। दोनों को सॉल्व करके n और d की वैल्यू निकाल करके आपको क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। सिर्फ n और d की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको फ्रैक्शन बताना है। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, और d का वैल्यू, बोल रहा था कि x का मेरा 7/44, मतलब जिसको न्यूमरेटर मेरा 7/44 है और डिनोमिनेटर 1/4 है। एक बार के लिए इसको फिर चेक कर लेते हैं, एक बार के लिए चेक कर लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 11n प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9d प्लस 18, हाँ या ना। तो 11n माइनस 9d इज इक्वल्स टू -4। इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5d प्लस 15। तो 6n माइनस 5d इज इक्वल्स टू -3। बोलिए हाँ या ना। इसी को सॉल्व करना है। अब या तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम लोग पूरे की इक्वेशन को 6 से और इस पूरे इक्वेशन को 11 से, तो इक्वेशन मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन रहा होगा, 66n माइनस 54d इज इक्वल्स टू -24। बोलिए हाँ या ना। 11 से करेंगे तो 66n माइनस 55d इज इक्वल्स टू -33। अब इसको माइनस करना है तो एक माइनस जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये और ये, तो d आ जाएगा सिर्फ। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, हाँ या ना, सॉरी 11, इधर 11, हाँ सॉरी सॉरी 9 9 9। हाँ बताइए एक बार के लिए क्या, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 9। अब डी का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में, जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था आप चाहे तो उसमें भी पुट कर देंगे तो कोई आपत्ति आपको नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी में पुट कर दिया हम लोगों ने, डी का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 9। तो यहां से कितना आ जाएगा, 11n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81, हाँ या ना। तो 11n इज इक्वल्स टू 81 माइनस 4 इज 77, n का वैल्यू 7। तो आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन n/d था, तो भैया आंसर क्या होगा, 7/9 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन छोटे छोटे कैलकुलेशंस का ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले।
अब एज वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग अधिकांश फंसते हैं। तो एज वाले प्रॉब्लम्स में बड़ा प्रॉब्लम आसान रहता है, इसमें आपको सिर्फ चीजों को हमेशा जो मैंने अभी आपको बोला है आपको यही करना है ना। और इसमें केस बनेगा, एक एक केस बनेगा, उस एक एक केस को सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे आइडेंटिफाई करें, 5 year hence मतलब 5 साल बाद की घटना है, राइट। द एज ऑफ द बफी विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। किससे कंपैरिजन हुआ, सन से, तो लेट द एज ऑफ द सन बी एक्स। अगर मान लेते हैं एज ऑफ अ सन को मैंने ऐसी मान लिया, हमेशा वैसा वेरिएबल रिलेट करो ना कि जब तुम अपना आंसर निकाल लो तो तुमको वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दे कि तुमने किस चीज की वैल्यू को निकाला है ना। तो एज ऑफ अ सन को क्या मान लिया, एस। अब उसके अकॉर्डिंगली कितने साल बाद का घटना है, तो 5 साल बाद जाओ, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years इसका एज कितना हो, लेट द एज ऑफ द सन भी एस बोले थे, तो 5 साल बाद कितना होगा, एस प्लस। उस वक्त बफी का जो एज है वो कितना है, 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो बफी का एज को मान लिया, बी मान लिया, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये कब का घटना है, बफी का एज 5 साल बाद का घटना है, हाँ या ना। अब 5 years, ये केस नंबर 1 हो गया मेरा पूरा का पूरा। 5 years अगो, अब 5 years अगो कहां से आए, यहां से जाएं नहीं, प्रेजेंट सिनेरियो से, जहां पर आपको माना था वहां से आप 5 साल बैक जाएं। 5 years अगो मतलब s माइनस 5। बफीज एज वॉज, मतलब बफी का जो एज है वो कितना है, 7 times द एज ऑफ हिज सन, हाँ या ना। ये कब का घटना है, 5 साल पहले का, और ये कब का घटना है, 5 साल बाद का। तो अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों के एज को अगर मुझे बराबर करनी है, बराबर करने के लिए एक जगह पर लेकर के आना पड़ेगा। ये 5 साल पहले का घटना था, 5 साल बाद बनाने के लिए इसमें एज में क्या कर दें, 5 ऐड कर दीजिए। क्या कर दिए, ये तो कौन सा एज हो गया, प्रेजेंट एज। ये 5 साल पहले का घटना था, 5 साल ऐड कर दिया तो ये कौन सा एज बन गया, प्रेजेंट एज। और ये 5 साल बाद का घटना, इसमें 5 साल माइनस कर देंगे तो कौन सा एज बन जाएगा, ये बन गया। और मैंने इधर भी बफी का प्रेजेंट एज लिखा है और मैंने इधर भी बफी का प्रेजेंट एज लिखा। प्रेजेंट एज तो दोनों का बराबर होना है, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7s माइनस 3s, 4s, 35 और 30 और 15 माइनस 10, इधर बच जाएगा 10 और प्लस 30, हाँ या ना। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो s 10 हो गया, तो बफी का एज कितना हो जाएगा, निकाल लो, इसमें पुट कर दो, 3 इंटू 10 प्लस 5 कितना, 45। ये कब का एज है, 5 साल बाद का, प्रेजेंट एज 40 साल। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने इसको यहाँ पे लिख करके प्रॉपर्ली सॉल्व किया, आप भी चाहे तो आप भी कर सकते थे। 7s माइनस 35 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 3s प्लस 15 माइनस ऑफ 5। इसको सॉल्व करके इधर 10 लिख दिया, इसको सॉल्व करके माइनस 30 था, इधर लेकर के आ गया प्लस 30। 7s प्लस 3s उधर सॉल्व करके 4s कर दिया। क्लियर है कैलकुलेशन में, कोई डाउट है, बढ़े आगे। चलिए, 2 डिजिट नंबर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको लेते हैं, 10x प्लस y के फॉर्मेट पे ही इसको आप लेते हैं, जिसमें से x और y क्या है, डिजिट है। x और y क्या है, डिजिट है। 10x प्लस y क्या है, नंबर है। 10x प्लस y ये पूरा का पूरा क्या है, नंबर है, हाँ या ना। चलिए एक बार के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट आपको हमेशा से मालूम होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर को आप हमेशा ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 10x प्लस y। क्यों करते हैं, काहे करते हैं, अब इतना समझने का समय अभी नहीं है, अभी यही रिकॉल रखेंगे कि 2 डिजिट नंबर सिर्फ 10x प्लस y से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जिसमें x और y क्या है, डिजिट्स है, x और y क्या है, डिजिट्स है। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो डिजिट कौन है, x और y, उसको रिवर्स करना है, तो नया नंबर क्या बनेगा,
10y प्लस x, द डिजिट इज 66। अब इसका सम, इन दोनों का सम कितने के बराबर है? 66 के बराबर। तो लिखते जाए सब बढ़िया से, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये किसके बराबर है? 66 के बराबर। तो अगर आप देखेंगे तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू x प्लस y का वैल्यू कितना? 6। ये इक्वेशन एक जनरेट हो गया मेरे पास। अब अगला देखते हैं, इफ द नंबर डिफर्स बाय 2, मतलब कौन सा नंबर? यही नंबर कितने से डिफर करेगा? 10x प्लस वाई माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, अच्छा सॉरी, इफ द डिजिट डिफर बाय 2 नॉट द नंबर, मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई इज 2। ये बहुत क्लियर बोल रहा था। इफ द डिजिट डिफर्स, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, नंबर का जो डिजिट है वो कितने से डिफर कर रहा है? 2 से। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू कितना? 4। अब y का वैल्यू कितना? 2। नंबर आपको बोला कि फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछा? कहानी इस पे है। अब आपको ये कैसे मालूम कि x एक बड़ा नंबर था? x एक बड़ा नंबर था, तभी तो अपने x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोला। हो तो ये भी सकता था ना कि भैया डिजिट, ये तो नहीं बोला है कि पहला और दूसरे बीच के डिफरेंस होने का, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता था। तो पहला केस का नंबर, केस नंबर 1, नंबर क्या बना? 10x प्लस वाई, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 विल बी 42। केस नंबर 2, कब? जब y माइनस एक्स को आप क्या बोले? 2 बोले, तब क्या होगा? x प्लस वाई का वैल्यू कितना? 6, और y माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 2। अभी तो ये कटेगा, तो 2y का वैल्यू कितना और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2। बोलो हाँ या ना। अब जब आप नंबर पुट करेंगे 10x प्लस वाई में, तो नंबर क्या बनेगा? 24। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना। तो दो पॉसिबिलिटीज है, 42 और 24, दो नंबर्स का पॉसिबिलिटीज है। फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कैसे कितने ऐसे नंबर्स हैं? तो दो ऐसे नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 42 और 24। क्लियर है? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आर्या वेंट्स टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, 2000 उसको निकालना है। कैशियर गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। अब 50 रुपए का और 100 रुपए का उसको नोट दिया, और आर्या को टोटल नोट कितना मिला? 25। तो हम बोलते हैं कि भैया 50 रुपए का जो नोट है उसको हम लोग एफ कंसिडर कर लेते हैं, और रुपीज 100 का जो नोट है उसको हम एच कंसिडर कर लेते हैं। बोलो हाँ या ना। तो एफ प्लस एच कितना है मेरे पास? 25। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गया। अब 50 रुपए का जितना नोट था, 50 रुपीज नोट जितना भी था, तो एफ मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 50, इसका रेवेन्यू इतना जनरेट होगा, प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 100, इतना जनरेट होगा टोटल पैसा। और इन दोनों पैसा को जोड़ने के बाद ये टोटल पैसा कितना आ जा रहा है? 2000। इक्वेशन नंबर, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? एफ का वैल्यू आएगा 10, और एच का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? 15। बोलो हाँ या ना। तो 1500 और 500, 2000 रुपए तुम्हारे पास टोटल पैसा आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन वापस से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया, टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, फिक्स चार्ज के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके के क्वेश्चन को और भी लेकर के आए। यहाँ पर देखिए, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब पहले 3 दिन के लिए उसका कॉस्टिंग फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। भार्गवी हैज पेड रुपीज 27, 27 रुपए उसने पे किया था फॉर 7 days। अब 7 दिन का कहानी क्या होगा? फिक्स चार्ज को मान लेते हैं हम एफ, और वेरिएबल चार्ज को मान लेते हैं हम बी। तो हम बोल रहे हैं फिक्स चार्ज पहले कितने दिन के लिए लगा था? फॉर द फर्स्ट 3 दिन के लिए। तो रिमेनिंग डेज कितने बचे? 4 दिन। तो 4 दिन के लिए कितना कॉस्टिंग लगना था? 4v। हाँ या ना। कॉस्ट पर डे को मैंने क्या मान लिया? v। बोलो हाँ या ना। तो इज इक्वल टू ये कितना पेमेंट कर रहा है? कर रही है 27 रुपए। अब माही का सीन क्या आता है?
माही 21 रुपए पेमेंट करती है, सी केप्ट द बुक फॉर 5 डेज। तो भैया 3 दिन का तो कॉस्ट लगना ही लगना था। इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितने दिन का लगा? 2 वीक का। कितना पेमेंट हुआ? 21 रुपया। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया आपने। 2 वी का वैल्यू कितना? 6। वी का वैल्यू, वेरिएबल चार्ज कितना है? ₹3 पर डे। और इसका फिक्स चार्ज कितना है? व्हाट इज द फिक्स चार्ज? 3 को इधर पुट किया, 12 15 ₹15 फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बोलो हाँ या ना। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्यों फिक्स चार्ज को कैसे लेकर के बनाते हैं? हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स का कितना कॉस्ट है? 35। तो भैया 5O प्लस 3V। अब ऑरेंजेस को 5O लोगे तो कंफ्यूजन में 50 कहीं कंसीडर ना कर लो, इसलिए मत लेना O। ठीक है, 5X मान लो और 3A मान लो, तो इसको कितना बोल दिए? 35। ऐसे भी चीजों को कभी कभी ध्यान रखना, O मान लिया, पता चला कैलकुलेशन 50 मान करके कर दिए, तो वो ब्लंडर ना हो जाए। ठीक है, तो 2X प्लस 4A इज इक्वल टू 28। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो नीचे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 5 से कर लीजिए, या ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? ₹4। ए का ₹5 और आपका एक्स दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज ₹4 पर ऑरेंज, ये ₹5 पर एप्पल। हाँ या ना। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मालेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द कॉस्ट विल बी, द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज ₹46। अब मान लेते हैं कि मालेश्वरम का जो कॉस्ट है वो x है या m है, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसके क्या कॉस्ट को। तो हम लोगों ने कितने टिकट खरीदे? 2 टिकट फॉर, तो 2m प्लस 3y का वैल्यू कितना? 46। इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मालेश्वरम दैट इज 3m प्लस 5y इज इक्वल टू 70। एकदम इजी क्वेश्चंस, इजी डुएबल। इसको सॉल्व करेंगे तो मालेश्वरम का पर मालेश्वरम कॉस्ट कितना आएगा? ₹8। और यशवंतपुर का कॉस्ट कितना आएगा? ₹10। क्लियर है? हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए, बच्चे थोड़े से जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, इसको 40 मार्क्स टोटल, उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स उसको टोटल मिला है। ठीक है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, तो भैया मैंने बोल दिया 3R, 3 भैया 3 नंबर, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट होगा, मैंने एक क्वेश्चन को मैंने बोल दिया R, जितना क्वेश्चन राइट होगा, 10 क्वेश्चन राइट होता है तो 3 गुना 10, 15 क्वेश्चन राइट होता है तो 3 गुना 15, एंड 1 फॉर लूजिंग ईच रॉन्ग आंसर, तो मतलब माइनस, एक लूज कर रहे हैं तो माइनस, माइनस कितना करेंगे? 1W, और कितना मिला? 40। Had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर 4 मार्क्स अगर अलॉट किए जाते and for each correct answer and 2 marks has been deducted for each wrong answer minus 2W, then it would have scored 50 marks। तो मार्क्स कितने स्कोर करता? 50। तो अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लेने का मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? जरा सा ध्यान से देखना। 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2R माइनस W इज इक्वल टू 25। बोलो हाँ या ना। सिर्फ साइन चेंज कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? R, और R इज इक्वल टू 15। बोलो हाँ या ना। तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने हैं? 15। समटाइम्स मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इन चीजों का ध्यान रख लो, कहीं कॉमन लेने से तो नहीं बन जा रहा। हाँ या ना। तो राइट क्वेश्चंस हो गया 15, 15 को पुट कर दिया तो W कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। W कितना आ जाएगा? तो 5 क्वेश्चन उसने गलत किए, 15 क्वेश्चन उसने बनाए। कई बार क्वेश्चन आपसे देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है यही मैं आपको बताने वाला भी था, क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कितने क्वेश्चंस टेस्ट में थे, ना तो राइट पूछा है ना तो रॉन्ग पूछा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 20 क्वेश्चंस वेयर इन द
टेस्ट इफ एज्यूम्ड कि उसने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता क्या है आखिरी में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्वेश्चन सब कुछ बना लेंगे और वहीं तक निकाल करके छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होगे, जब मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हम ऐसा मिस्टेक्स कई बार कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा कुछ और है, हमको आ रहा है, लेकिन हम फिर भी वो चीज नहीं निकाले। राइट, तो वैसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्वेश्चन बहुत पेशेंसफुली पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया प्लेस ए और बी है, 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक हाईवे पे। वंस अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे ए से भी स्टार्ट होता है और सेम टाइम पे बी से भी स्टार्ट होता है। द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी। ये कार यहां से चलना चालू किया और ये कार भी यहां से चलना चालू किया। राइट, at a different speed and meet in the 5 hours। मतलब A और B मिल लेते हैं एक दूसरे से कितने दूरी पे, कितने घंटे में, 5 घंटे में। If they travels towards each other, जब वो एक दूसरे के तरफ ट्रेवल करते हैं तो they meet in 1 hour। What is the speed of the two cars? किसी को किसी से कोई कंपेयर किया नहीं, तो एट द एंड पूछा क्या गया, स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो भैया स्पीड ऑफ द टू कार्स को क्या बोल दिया जाए, एक को बोल देते हैं एक्स, एक को बोल देते हैं वाई। है ना। अब अपने को समय दे रखा है, तो एक बात को समझिए बहुत पेशेंसली कि सर ये जो 100 किलोमीटर है, ये ए जो यहाँ से गाड़ी चालू किया और बी जो गाड़ी यहाँ से चालू किया और ए और बी जाकर के जो मिला, जब गाड़ी चलना ए का चालू हो गया और बी का भी गाड़ी चलना चालू हो गया, तो जितना डिस्टेंस आगे अब कवर हो रहा है, बी भी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तभी तो मिल रहा है। क्योंकि पीछे वाला आदमी आकर के आगे वाले आदमी को पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जितना दौड़ रहा है उतना तो ये दौड़ ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी दौड़ रहा है ना। अच्छा, उसको ज्यादा क्यों दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बीच में एक गैप है, और वो गैप कितने का है, 100 किलोमीटर का। मतलब इस गैप को ही फुलफिल करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा स्पीड है जो पीछे वाले का ज्यादा है, ठीक है, वो काम में आ रहा है किसको फुलफिल करने के लिए, इस गैप को। हाँ है ना। तो पहले केस पे टाइम कितना लगेगा, 100 बाय, अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटती है, एक्स माइनस वाई। अगर हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं कि दो ट्रेन है, कभी तुम भी खुद में देखना कि दो ट्रेन है, या तुम भी बहुत तेज दौड़ रहे हो, कभी कभी देखता मूवी वगैरह में दिखाता होगा, भाग में देखना, ठीक है, जब भाग रहा होता है मिल्खा सिंह, ठीक है, उसके पीछे जो आगे में जो पाकिस्तानी रेसर रहता है, वो जब उसको पीछे करता है तो तुम उसको एकदम एग्जैक्टली ऐसे देख पाते हो और फिर तुम आगे बढ़ पाते हो। हाँ या ना। जब कोई कार को जब तुम ओवरटेक करते हो तो तुम उसको देखते हुए आंख में आंख देखते हो उसका, अच्छा भैया अब हम मेरा गाड़ी आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये तुम कब कर पाते हो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों ऐसे गुजरेगा, कभी दो ट्रेन को देखना अपोजिट गुजरते हुए, सच से गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब कभी एक साथ एक ट्रैक पे चल रहा हो तो लगेगा अच्छा वहां झालमुड़ी वाला झालमुड़ी बेच रहा है, दिख रहा, अरे हमने वाले पे झालमुड़ी बेचने नहीं आया। हाँ या ना। तो तुम, मेरा कहने का मतलब क्या कि तुम उसको देख पा रहे हो, देख कब पा रहे हो, जब उसकी स्पीड कम है। स्पीड ज्यादा होगी तो दिखेगी नहीं, कब, जब एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करता है ना। तो अगर सेम मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। हाँ या ना। मतलब कि जो कम, मतलब वाई से तो ये भाग ही रहा है और ये एक्स से तो भाग ही रहा है, ये जो ज्यादा है उसके वजह से ना ये 100 किलोमीटर कवर होगा। मतलब मान लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये जो 100 किलोमीटर है, ये जो कवर अप हो रहा है, ये कवर अप कितने डिस्टेंस से हो रहा है, 10 ही किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा है ना। हाँ या ना। तो ये पहला इक्वेशन तो ये रहा। अब 100 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये मेरा कौन सा टाइम है, टाइम नंबर 1। इसको कवर करने में कितना देर लगता है, दे रखा है देखो, इन 5 आवर्स, केस नंबर 1।
दूसरा केस क्या बोलता है सर, 100 ही किलोमीटर है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागता है तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। इस पे टाइम कितना लग रहा है, अभी भी डिस्टेंस 100 ही कवर करना है, जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा होगा जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा होगा, टोटल डिस्टेंस मिलाकर के डिस्टेंस कितना कवर हो रहा होगा। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, बोलता है सर 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। इस बात को थोड़ा सा समझने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। अगर ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, तो इसका 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/10। हाँ या ना। ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करेगा तो उसके 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/। अगर ए किसी काम को x/2 डेज में करेगा तो उसके 1 डे का वर्क कितना होगा, 2/x। हाँ या ना। इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि 2 मेन और 5 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। तो हम लोग बोलते हैं सर 2 मेन और 2 वुमेन प्लस 5 men कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days, ये लिख रखा है। हाँ या ना, ठीक है। अब 3 men 3 women plus 6 men can finish the same work in 3 days। सेम काम को 3 दिन में कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अभी मैं कहता हूं एक मैन एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, एक मैन एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर लेता। अब मैं आदमी बढ़ा देता हूं, मैं क्या करता हूं 2 मैन कर देता हूं। अब मुझे बताइए, अगर मैंने आदमी बढ़ाया है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेगा। इस ऐसे रेशियो को इनवर्स रेशियो कहते हैं। टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनवर्स प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा, है ना। तो अब जब इधर से आदमी बढ़ रहा है तो ये नंबर ऑफ डेज क्या होगा, घटेगा। तो घटने के लिए क्या करोगे, x/2। मैं बोल रहा हूं 5 मैन के लिए क्या बोलोगे, कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, x/5 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब सिमिलरली वुमेन के केस में अगर मैं बात करूं, ये डाटा का अपने को काम आएगा। अगर सिमिलरली मैं अगर वुमेन के केस में बात करूं कि वुमेन y डेज में काम को कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगी, y/2 डेज में। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो 2 वुमेन है, अब मैं बोलता हूं कि सर 2 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना होगा, 2 वुमेन कंप्लीट कितने दिन में कर रही है, y/2। 2 वुमेन का y/2 कंप्लीशन डे है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना होगा, 2/5। 5 मैन का कंप्लीशन कितने दिन में है, x/5। तो 1 डे का वर्क कितना निकल करके आएगा, 5/x। ये इन दोनों का कितने दिन का काम है, एक दिन में। एक दिन में ये इतना पार्ट करता है और मैन वुमेन इतना काम और मैन इतना पार्ट। तो ये दोनों एक दिन में काम कितना कंप्लीट करता है, ये तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो एक दिन का काम कितना है, 1/4। सिमिलरली अगर इधर देखा जाए तो 3 वुमेन, तो अगर मैं बोलता हूं 3 वुमेन काम, अगर एक वुमेन 22 डेज में काम कंप्लीट करती है तो 3 वुमेन काम कंप्लीट कितने दिन में करेगी, y/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके एक दिन का काम कितना होगा, 3/1।
वाई, हाँ या ना। 6 मैन को कितना दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में? x/6। वनडे का वर्क कितना? 6/x। इसका वनडे का वर्क कितना? 1/3। कोई दिक्कत? इस दोनों को साथ में लेकर के आए, 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1/y को a मान लो, 1/x को b मान लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। और चाहो तो तुमको अगर यहीं पर तुम एक्सप्रेशन को सेम कर सकते हो तो तुम यहीं पर सेम कर लो कि ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना। 3 से करोगे तो 6/y और 2 से करोगे तो ये भी 6/y और सब कुछ कट जाएगा। तो इक्वेशन तुम्हारा डेवलप होकर के आएगा 6/y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 15/x इज इक्वल टू 3/4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/y प्लस 12/x इज इक्वल टू 2/3, हाँ या ना। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये और ये 15/x माइनस 12/x कितना बाय x? 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम 12, 9 माइनस 8 1/12। बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्या? तो अगर x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू 36। x क्या था? नंबर 1 मैन कितना दिन लेगा? 36 डेज लेगा। बोलो हाँ या ना। चलिए बनाइए और y का वैल्यू जल्दी से बताइए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको y का वैल्यू भी पता चल जाएगा, 18 डेज आएगा। ठीक है, ये था इसके पूरे पिक्चर का ओरिजिनल कहानी, जो चीजें चल रही है। अब इमेजिन करो और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजों को समझने के लिए देखो। मैंने अभी तुम्हें जस्ट कहा कि 1/y को तुम क्या कर सकते हो, मान सकते हो कुछ भी, a और b, राइट। मैंने तुम्हें यहाँ पे यही समझाया और वहां से तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या जनरेट होता है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये मैंने तुम्हें बोला कि तुम ऐसे भी बना सकते थे। अब क्यों नहीं हम एक काम करें कि मान लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि जो कहां गया, 2 वुमेन है ना, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, W हम मान लेते हैं कि वुमेन का 1 डे वर्क है और M हम मान लेते हैं कि मेंस का 1 डे वर्क है, हाँ या ना। तो W क्या है, 1 डे वर्क ऑफ वुमेन। तो भैया एक दिन का काम W है और एक वुमेन कर रही है तो 2 वुमेन कितना काम करेगी, 2W। M अगर एक दिन का काम है मैन का, 5 आदमी आएगा तो कितना काम करेगा, 5M। इसकी वैल्यू मेरे को, ये मेरे को 1 डे का वर्क है, 1 डे का वर्क मेरे को कितना गिवन है, 1/4, हाँ यार। अब 3W प्लस 6M इज इक्वल टू 1/3। बोलो हाँ यार। अब जब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी जाओगे तो यहां से भी जो तुम W कैलकुलेट करोगे तो एक बार के लिए कैलकुलेट कर लो, ऊपर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 6W प्लस 15M इज इक्वल टू 3/4 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6W प्लस 12M इज इक्वल टू 2/। अब देखो ये कट गया, 3M आया तुम्हारे पास, कितना आया, 3/4 माइनस 2/3 कितना, 1/12, 1/, M का वैल्यू कितना आया। अब यहां पर आपने M माना क्या था, M को क्या बोला था, 1 डे वर्क। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय men टू कंप्लीट द वर्क विल बी 36। दिस इज द अनदर अप्रोच बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर ये M मेरा 1 डे वर्क कैसे आ रहा है। ले 1/x को रहे हैं लेकिन वो 1/x को क्या कंसीडर कर ले रहे हैं डायरेक्टली, अब W या M। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना।
अब आगे बढ़े, एक तीसरा और लॉजिकल अप्रोच और भी है, तीसरा मेथड से भी समझ लो। 2 men प्लस 2 women प्लस 5 men कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है? 4 दिन में। ये तो काम ही कंप्लीट कर रहा है ना भाई। और सेम काम आकर के 3 वोमेन और 6 मैन कितने दिन में कर देता है? 3 दिन में। तो ये काम और ये काम तो बराबर है, हाँ या ना? तो इसको मैं अगर सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं? 8W प्लस 20M इज इक्वल्स टू 9W प्लस 18M। बोलो हाँ या ना? अब इसको मैं अगर सॉल्व करने के लिए चलूं तो W इधर आ गया और 2M इधर आ गया। बोलो हाँ या ना? तो W इज इक्वल्स टू 2M ये हमने निकाला और कहा। अब W इज इक्वल टू 2M आया और ये काम कंप्लीट कितना कर रहा है? एक काम कर रहा है ना, तो इसको जरा सा खाली रख देते हैं। W इज इक्वल टू 2M इधर रखना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2M प्लस 5M मल्टीप्लाइड बाय 4, यही काम कंप्लीट हो रहा है ना? कितना काम कंप्लीट हो रहा है? एक काम इज इक्वल्स टू 1। जरा सा इसको सॉल्व करना तो कितना आएगा? 4M प्लस 5M 9M मल्टीप्लाइड बाय 4 36M का वैल्यू। M का वैल्यू कितना आ गया? तो भैया M अगर एक दिन का काम है तो काम कंप्लीट कितने दिन में होगा? 36 दिन में। तो इसको इस तरीके के रेशियो मेथड से भी किया जा सकता था, लेकिन जो आपका सिलेबस नहीं है अभी, बट फिर भी अगर कुछ नहीं आएगा तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने वर्क को यहाँ पर इक्वेट किया एक दूसरे से और इस किसी भी एक वर्क को 1 के बराबर रख दिया, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। क्लियर है? अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो 300 किलोमीटर वो ट्रेवल करना है उसको घर पहुंचने के लिए। वो कुछ ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ बस से ट्रेवल करती है। केस नंबर 1 कहता है शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना ट्रेवल की? 60 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा होगा? 60 बाय टी, टी इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अरे बोलो हाँ या ना? 60 बाय एस टी, इतना टाइम लगा होगा। एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना किलोमीटर बच गया? 240। हाँ या ना? स्पीड बाय दूसरा टाइम इतना लगा, हाँ कि ना? और इसकी वैल्यू कितना हो गई? ये है 4 घंटे के बराबर। 2 अननोन है और एक इक्वेशन बना पहला। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय स्पीड ऑफ अ ट्रेन प्लस एंड द रिमेनिंग बाय बस, मतलब 200 बाय बस। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट और ज्यादा ले लेती है, हाँ या ना? अब मुझे नहीं मालूम कि भैया वो 10 मिनट ज्यादा ले लेती है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 प्लस 10 बाय 60, 4 प्लस 10 बाय 60। अरे बोलो हाँ या ना? यही तो बोल रहा है ना? इसको सॉल्व कर लो। स्पीड ऑफ अ ट्रेन को x बोलना है, इसको y बोलना है, y बोल दो। या इसको t और इसको b बोलना है, इसको t और इसको b बोलना है, वो बोल दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। सॉल्व करके बताओ जल्दी। चलिए देखिए, 1 बाई एस टी को हम लोग a मान लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 60A। और 1 बाई स्पीड ऑफ द बस को हम लोग क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो 240B का वैल्यू कितना है? 4। इधर 100A प्लस 200B का वैल्यू 4 1 प्लस 1 बाई 6 दैट इज 25 बाय 6। बोलो हाँ या ना? कुछ नहीं तो इधर से 100 कॉमन लिया जा सकता है। 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले ऊपर से 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 60 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 4b का वैल्यू 1 बाय 15। हाँ या ना? 60 कॉमन लिया और 60 को इधर डिविजिबल में भेज दिए और इधर से 100 कॉमन ले लिए तो a प्लस 2b और इधर से 100 नीचे भेजे तो 1 बाय
24। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कट गया, और 2b का वैल्यू कितना आएगा? 1/15 माइनस 1/24। 15 और 24 का एलसीएम कितना? 2b इज इक्वल टू व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 24? कितना बताओ? 120। हाँ या ना? तो 15 बार में कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। तो 8 माइनस 5, तो भैया 3/120, 1/40। तो 2b का वैल्यू 1/40। तो b का वैल्यू कितना? 1/80। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं? अब ये तो भैया b का वैल्यू आया। अगर आपको ध्यान हो तो आपने 1 बाय किसको माना था? आपने यहाँ पे 1 बाय एस बी स्पीड ऑफ द बस को क्या माना था? b। तो यहां पर स्पीड ऑफ अ बस कितना आएगा? स्पीड ऑफ बस कितना आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। आप अगर इसको पुट करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। सेम बी, जैसे हम लोगों ने बी निकाला वैसे आप ए निकाल लीजिए। ए जो भी आएगा उसको आपको रेसिप्रोकेट कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने 1 अपॉन स्पीड ऑफ अ ट्रेन को ए माना था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। देखो इसको, द एज ऑफ टू फ्रेंड राहिबा एंड अंशु डिफर बाय 3 इयर्स। तो भैया राहिबा के एज को आर मान ले, अंशु के एज को ए मान ले। डिफर बाय, राहिबा's ब्रदर सौरभ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहिबा। तो भैया राहिबा के एज को क्या बोले? आर बोले थे। हाँ या ना? किसके बारे में बात हो रही है? राहिबा's ब्रदर सौरभ। सौरभ का एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहिबा। बोलो हाँ या ना? एंड अंशु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर रितिका। बोलो हाँ या ना? तो अगर रितिका के एज को एक्स बोल देते हैं, क्योंकि एक तो आर ऑलरेडी हो गया है, हाँ या ना? तो यहां पर अंशु का एज क्या हो जाएगा? 2x। बोलो हाँ या ना? अगर अंशु का एज 2x है, अंशु का एज 2x है, तो राहिबा का एज क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। हाँ या ना? और सौरभ का एज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x प्लस 3। बोलो हाँ या ना? द एज ऑफ रितिका, रितिका का एज 2x एंड सौरभ डिफर बाय 30 इयर्स। तो भैया एज ऑफ सौरभ कितना है? 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस x इज 30। बोलो हाँ या ना? तो रिलेशन कैसे डेवलप किया समझ में आया कि नहीं आया? जो बोला वो करते गए, लास्ट में जिससे रिलेशन लेकर के जाना था, कंपेयर जहां हुआ उसको क्या मान लिए? एक वेरिएबल, उसके बेसिस पे एक निकाले, उसकी वैल्यू को निकाल करके दूसरे जगह पर डाल करके हमेशा, जहां से सौरभ को देखो रहिबा से कंपेयर किया तो रहिबा के एज को माने हुए थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बोलो हाँ या ना? तो इसको सॉल्व करके क्या बोलोगे? 4x माइनस एक्स विल बी 3x इज इक्वल टू 6। 30 में से 6 गया 24। तो x का वैल्यू 8। फाइंड द एज ऑफ राहिबा एंड अंशु। तो अब x के जगह पे 8 रख दो, 8 दूनी 16 प्लस 3। राहिबा का एज कितना? 19। और किसका बताना है? अंशु। अंशु का एज कितना? 16। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बहुत कम है चांसेस है कि पूछेगा, बट अगर पूछा तो उलझिएगा मत, क्वेश्चन को पढ़िएगा और पैटर्न को समझिएगा। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक बोलता है कि मुझे कितना दे दो। सबसे पहले दो एंटिटी को मान लो। यहां पर एक बोल रहा है x, किसको बोल रहा है? y को बोल रहा है। हाँ या ना? वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, तो ये इसको कितना दे रहा है? अब एक बार के लिए इसको खुद से पहले अटेम्प्ट करिए, मजा आएगा क्वेश्चन में। जैसे इससे 100 मांगा तो कितना हो गया इसके पास? x प्लस 100। इसके पास कितना हो गया? आई शैल बी बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो अब आई शैल ये इसके 2 गुना हो जाएगा। तो बड़ा कौन है?
ये इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जो बड़ा है उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अदर रिप्लाईज, दूसरा रिप्लाई करता है, अब कौन बोल रहा है, दूसरा, दैट इज वाई। गिव मी रुपीज इफ यू गिव मी 10, इफ यू गिव मी 10 मतलब y प्लस 10 और x माइनस 10। I shall be becomes 6 times as rich as you। अब 6 गुना कौन हो रहा है, ये तो भैया बड़ा हो जा रहा है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा ये हो रहा है, 6 टाइम्स ये हो रहा है, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब दोनों, टेल मी व्हाट इज देयर अमाउंट एंड रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, दोनों को सॉल्व कर दो। चलो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास x कितना आएगा, ₹40 और y कितना आएगा 170। क्लियर है, हाँ या ना, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन कवर्ड, पहले 1 मिनट के लिए आप खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। A train covered a certain distance at a uniform speed if the train would have been 10 किलोमीटर faster, कितना 10 किलोमीटर फास्टर, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। कंपेयर किससे किया, दो चीजों से। स्पीड ऑफ अ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, पहला वेरिएबल यहां पर, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड बी एस एंड शेड्यूल्ड टाइम बी टी। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर ट्रेन का अगर स्पीड ज्यादा होता तो अपने शेड्यूल्ड टाइम से कितना टाइम कम लेता, 2 घंटे कम समय लेता, हाँ या ना। व्हाट इज द न्यू स्पीड, कितना हो गया एक्स एस प्लस 10, दिस इज द स्पीड, और न्यू टाइम कितना हो गया टी माइनस 2, और स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो इज द डी। बोलो हाँ या ना। And if the train would have been 10 kilometers slower, s minus 10, it would have been taken 3 hours more, t plus ये भी distance, then the scheduled time, find the distance covered by the train, हाँ या ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जरा सा इसको सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, टीएस, पहले इक्वेशन से क्या बोलोगे, टीएस माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20, ये पहला इक्वेशन इज इक्वल्स टू डी, इज इक्वल्स टू डी, बोलो हाँ या ना। दूसरा टीएस प्लस 3s प्लस 3s माइनस 10t और प्लस माइनस 30 इस वापस इज इक्वल्स टू डी, बोला हाँ या ना। अब जो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अब जरा सा समझते हैं। अगर इसका ओरिजिनल टाइम एस टी और एस और टी था, इसका ओरिजिनल टाइम क्या था एस और टी, तो ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड की जगह पे क्या लिख सकते हो एस टी, हाँ या ना। ये जो एस टी है ये एक्चुअली किसके बराबर है, डी के बराबर है, हाँ या ना। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो ये और ये कटेगा। तो पहला इक्वेशन से इससे सिर्फ देखते हैं क्या मिलने वाला है हमको, हमको मिलने वाला है 2s माइनस 10t इज इक्वल्स टू 20, अरे बोलो हाँ या ना, सॉरी माइनस 20, 2s माइनस 10t इज इक्वल्स टू माइनस 20। इधर से भी देखोगे तो क्या मिलेगा 3s माइनस 10t इज इक्वल्स टू 30, बोलो हाँ या ना। ये माइनस ये प्लस और ये कट जाएगा, इस दोनों को कितना माइनस एस इज इक्वल्स टू माइनस एस, ये कट गया तो स्पीड कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर।
एस का वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। इंपॉर्टेंट क्या था, ये चीज को समझना कि ये जो डी है ये कुछ और नहीं, ये एस और टी है, इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, हाँ या ना। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आप एग्जैक्टली ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे देयर आर स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। तो अभी कभी भी एक क्लास का अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक रो में जितने बच्चे हैं। तो मैं बोलता हूं आर को अगर हम लोग एस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बोल रहा है इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो देयर वुड हैव बीन 1 रो लेस। तो रो को कितना कर दो, एक कम, और स्टूडेंट को कितना कर दो, 3 ज्यादा। तब पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी बदलने वाला है, नहीं। दूसरा कंडीशन क्या बोला, मैंने आपको बोला कि यहां के बाद कंडीशन नंबर 2 स्टार्ट है, तो कंडीशन नंबर 2 क्या, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, ठीक है। तो मतलब अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, s-3, देयर वुड हैव बीन 2 रोज मोर, तो रोज कितने हो गए, r+2, और यहां पर भी बच्चे कितने हैं, rs, हाँ या ना। अब यहां पर से बच्चों को समझ में नहीं आता, दोनों को इक्वेट करने लग जाते, इक्वेट मत करिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, rs प्लस 3r माइनस s माइनस 3 इज इक्वल टू rs। बोलो हाँ या ना। तो ये rs और rs देखो कट जाएगा, और 3r माइनस s का वैल्यू 3 आ जाएगा। इधर का ब्रैकेट खोलोगे, rs माइनस 3r प्लस 2s माइनस 6 इज इक्वल टू rs, rs और rs कट जाएगा, आपको बचेगा माइनस 3r प्लस 2s इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्व के लिए भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट करना है। तो देखो ये दोनों कट जाएगा, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड ही करने पे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। बोलो हाँ या ना। अब s की वैल्यू अगर 9 आई तो नंबर ऑफ रोज कितना, r बता दो कितना, पुट कर दो किसी में, तो 9 3 12, तो रोज 4, तो नंबर ऑफ रोज 4। बोलो हाँ या ना। चलिए बनाइए। अब नंबर ऑफ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, सिर्फ आर और एस निकाल करके काम नहीं चलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास निकालना था। ये एस जो निकाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो निकाला है, ये एक रो निकाला है, टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी, तो एक क्लास में बच्चे कितने थे, 36। क्लियर है। विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है और एक नया चैप्टर का शुरुआत होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।